बहुत बड़ी मांग थी, जो हमारी संविधान सभा थी, जिसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई, वो थी कि भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक सर्वप्रिय और एक ऐसी भाषा जिससे सब परिचित हो, जो सबके प्रिय, जो सबको प्रिय भी हो, जिससे सब लोग परिचित भी हो, और जो एक संपूर्ण भारत की भाषा बन सके, या सभी को वो सर्वमान्य भी हो। कई भाषाओं पे चर्चा हुई, लेकिन जो लोग आजादी से पहले हिंदी को सपोर्ट करते थे, वही लोग आजादी के बाद में हिंदी को सपोर्ट करने से कतराने लगे, हिंदी को सपोर्ट करने से कतराने लगे। और बच्चा, जो दक्षिण भारत के कुछ नेता हैं, उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की एक राष्ट्र भाषा, एक नेशनल लैंग्वेज बनने से राह में रोड़े लगाने शुरू कर दिए। कई बातों पर यह भी चर्चा हुई कि हिंदी की लिपि बदल देते हैं, हिंदी की लिपि को फारसी कर देते हैं, कुछ उर्दू शब्दों सहित हिंदी को मान्यता देने के पक्ष में थे। तो कोई भी संविधान सभा में एक राय नहीं बनती, संविधान सभा में एक राय नहीं बनती। और बच्चा, अपने अपना प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये जो राष्ट्रभाषा वाली बात है, इस राष्ट्रभाषा वाली बात को किनारे कर देता है, और एक कंसेंसस होता है। कंसेंसस अर्थात 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा हिंदी को राजभाषा का दर्जा देती है, हिंदी देवनागरी लिपि में। और वो भी हिंदी कौन सी? संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को। कौन से रूप को बच्चा? परिष्कृत रूप को। खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को क्या मिलती है? हिंदी देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा मिलता है। किसका दर्जा? राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा मिलता है। मतलब जो हिंदी है वो एक कामकाज की भाषा है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है बच्चा? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है? एक कामकाज की भाषा है, राजभाषा है, या ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ साथ यह भी तय किया गया कि संविधान के शुरुआत में 15 साल हिंदी व इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, और 15 साल बाद धीरे धीरे हिंदी का कामकाज खत्म हो जाएगा और हिंदी ही पूरी तरीके से राजकाज की भाषा बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1965 से पहले एक एक्ट आता है, कानून आता है, और बच्चा इस 15 साल के समय को अनंत काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी इंग्लिश भी। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। इसीलिए 14 सितंबर हर वर्ष हम किसके तौर पर मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या सिर्फ हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कह सकते हैं, या आप सिर्फ हिंदी दिवस भी कह सकते हैं, हम उसके तौर पर मनाते हैं। एक दिन और आपने सुना होगा, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के मणिपुर में, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के मणिपुर में पहला अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होता है। क्या होता है बच्चा? प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होता है, जिसकी वजह से 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर है, जबकि विश्व हिंदी दिवस बच्चा 10 जनवरी है। विश्व हिंदी दिवस कब है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है। यह हमारा वर्ल्ड हिंदी डे होता है, या विश्व हिंदी दिवस होता है। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। संविधान का संविधान में भाषाओं के ऊपर काफी जोर दिया गया है।
और संविधान में आपको दो जगह भाषाओं का जिक्र मिलता है। एक तो संविधान के पार्ट 17, हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किसका जिक्र है बच्चा? 343 से लेकर 351 तक ये जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं इनका जिक्र है। कहां से कहां तक? संविधान के भाग 17। अरे यार चल क्यों नहीं रे मार्कर, एक सेकंड बच्चे, मार्कर पता नहीं खाली हो जा रहा बार बार। एक सेकंड, इन सबको नोट कीजिएगा। ये इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इसका अंतिम पार्ट है। उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्ण की तरफ, व्याकरण की तरफ। और ये क्लास आपके लिए संपूर्ण होगी, काफी होगी। इसके एक एक चीज को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम दिमाग में रख लें, एकदम शानदार तरीके से क्या कर लें बच्चा? दिमाग में रख लें। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए बच्चा, तो हमारे संविधान का जो भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में, किसके संबंध बच्चा? राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 343 से 351 तक किसके संबंध है? राजभाषा के संबंध में। दूसरी तरफ जो हमारे संविधान की अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 द्वारा, संविधान की अनुसूची 8 द्वारा 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से दी गई है। आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। कितनों को बच्चा? अनुसूची 8 के द्वारा 22 भाषाओं को। जब संविधान लागू हुआ तो कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ओरिजिनल संविधान में 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उसके बाद में समय समय पर अनुसूची 8 में परिवर्तन हुए। 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को मान्यता थी संविधान द्वारा। उसके बाद में बच्चा 21वां संविधान संशोधन 1967 में आता है। 21वां संविधान संशोधन कब आता है? 1967 में। और इस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को मान्यता दी गई? सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। तो कुल कितनी होगी? 14 और 1 15। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कुल होगी 15। कुल कितनी होगी? 15। उसके बाद में 1992 में एक और संविधान संशोधन आता है बच्चा, एक और संविधान संशोधन आता है। इसके द्वारा बिल्कुल सही 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनों को जोड़ा गया बच्चा? इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। अनुसूची 8 में जोड़ा गया। और ये 3 भाषाएं हैं बच्चा, जोड़ा गया। पहली आपकी नेपाली, पहली कौन सी बच्चा? नेपाली। दूसरी आपकी मणिपुरी, दूसरी कौन सी है? मणिपुरी। और तीसरी है बच्चा आपकी कोंकणी। तीसरी कौन सी है? कोंकणी। महाराष्ट्र और गोवा के जो समुद्र से लगे हुए किनारे वहां की। तो ये 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कुल कितनी होगी? 15 और 3 18। अनुसूची 8 में कुल 18 होगी। नमक नेपाली, मणिपुरी,
और कोंकणी। उसके बाद में ये 1992 की बात है। 1992 से ही एक ट्रिक थोड़ी सी याद कर लो, 92वां संविधान संशोधन आता है। कौन सा आता है बच्चा? 92वां संविधान संशोधन आता है। और उस 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 और भाषाओं को शेड्यूल 8 में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बच्चा 4 और भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। 4 और भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। 4 और भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। अनुसूची 8 में जोड़ा गया। अनुसूची 8 में जोड़ा गया। 4 और भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया और उनका नाम रखा गया BDMS। क्या नाम रखा गया बच्चा? BDMS। 4 और को अनुसूची 8 में जोड़ा गया और इनका नाम है BDMS। याद करने में महेंद्र, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बैट। कैसे? में से हो जाती है मैथिली, बिहारी हिंदी की मैथिली। एस से हो जाती है संथाली। एस से क्या हो जाती है बच्चा? संथाली हो जाती है। डी से क्या हो जाती है? डोगरी। डी से क्या हो जाती है? कश्मीर की डोगरी। और बी से हो जाती है बोडो। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली या मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इन चारों को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूची 8 में जोड़ा गया। तो कुल संख्या कितनी हो गई? कुल आधिकारिक भाषाएं तो ये हो जाती है बच्चा 15 + 3 18। भाई 14 थी ओरिजिनल, 14 थी ओरिजिनल, फिर एक सिंधी जुड़ी, फिर 3 जुड़ी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 4 और जुड़ गई। तो अनुसूची 8 में कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी हो जाती हैं? कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी हो जाती हैं? ये वो लैंग्वेजेस हैं कि जिनको डेवलप करना किसका काम है? अर्थात इनका विकास करना भारत सरकार का काम है। इनका विकास करना भारत सरकार का काम है और इनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन, आधिकारिक भाषा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। इनके विकास के लिए भाषा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। कितनी हो गई टोटल? 22 हो गई। तो ये संविधान संशोधन पूछेगा बच्चा। संविधान संशोधन में ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो वो 22 भाषा कौन कौन सी है टोटल? उनमें से लगभग 8 तो आपको आती हैं, अभी हमने की है। बताइए कौन कौन सी? 8 तो आप लिख दीजिए और 14 में लिख देता हूं, क्योंकि वो पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी भाषा अनुसूची 8 के अंतर्गत नहीं आती। इनमें से कौन सी भाषा अनुसूची 8 के अंतर्गत नहीं आती? तो हेडिंग बना दीजिए, अनुसूची 8 की 22 भाषाएं। अनुसूची 8 की 22 भाषाएं। अनुसूची 8 की 22 भाषाएं। तो सबसे पहले आप जिस क्रम में आपने भी याद किया, सिंधी 1967 में जुड़ी, फिर आपको पता है नेपाली, फिर आपको पता है मणिपुरी, फिर आपको पता है कोंकणी, ये 1992 में जुड़ी नहीं। उसके बाद में आपको याद है बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 8 तो बिल्कुल अभी की है ताजी, ये 8 तो बिल्कुल अभी की है। उसके बाद में आ जाता है बच्चा 9वीं असमिया। नोबल कौन सी होगी? असमिया। 10वीं बंगाली। 10वीं कौन सी हो जाती है बच्चा? बंगाली। 11वीं कौन सी हो जाती है? गुजराती। अब इधर की लिख दो, असम, बंगाल, गुजरात। अब साउथ इंडिया की लिख दो, मलयालम, तेलुगु, मलयालम, तेलुगु, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 8 तो सीधी सीधी है। तेलुगु। उसके बाद में क्या हो जाती है बच्चा आपकी?
कन्नड़ कर्नाटका की, तमिल तमिलनाडु की, हिंदी भी लिख दीजिए। और कौन सी लिख दीजिए बच्चा? हिंदी लिख दीजिए। हिंदी के बाद में कौन सी आ जाती है? बिल्कुल सही, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, गुजराती हो गई, बोडो डोगरी हो गई, कश्मीरी कौन सी आ जाती है? कश्मीरी। उसके बाद में आ जाता है 18वें नंबर पर मराठी, उड़िया, पंजाबी। मराठी, उड़िया या ओडिसी लिख दी, उड़िया, ओडिसी या उड़िया एक बात ही है। पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, और एक लास्ट हो जाती है बच्चा उर्दू। एक लास्ट कौन सी हो जाती है? उर्दू। इस प्रकार ये 22 भाषाएं हैं। याद करने में कुछ भी नहीं है। बड़ा प्रदेश है बंगाल, गुजरात प्रदेश है, नीचे साउथ की उड़ीसा की अलग है, उर्दू, संस्कृत, हिंदी होंगी, पंजाब, बाकी ज्यादातर कश्मीर अलग हो गया। ज्यादातर देखोगे मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब, तो यहां पर अपनी हिंदी को ही वरीयता दी जाती है। यहां पर हिंदी को ही वरीयता दी जाती है। इसके अलावा लगभग 45 और ऐसी लैंग्वेज है जो बच्चा हर गृह मंत्रालय के पास, जिनमें कि उन्हें भी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी जाए, गृह मंत्रालय के पास रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। भाषा संबंधी जो विभाग होता है, राजभाषा संबंधित विभाग, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है बच्चा? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इसमें प्रमुख लैंग्वेजेस है भोजपुरी। भोजपुरी को बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है कि उसे भी 22 भाषाओं में शामिल किया जाए। इसके अलावा आपकी जो हरियाणवी होती है, इसको भी इसमें शामिल कराने की, अनुसूची 8 में शामिल कराने की लैंग्वेजेस की बात चल रही है। अब बात करते बच्चा, इसके अलावा एक और है, इसके अलावा बहुत अच्छे, चलिए एक कैटेगरी और होती है लैंग्वेजेस की, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषाएं। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी भाषाएं जो बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही प्राचीन है, और जिनमें मतलब प्राचीन है, और जिनमें प्राचीन समय से ही लेख लिखे जा रहे हैं, प्राचीन समय से ही साहित्य लिखा जा रहा है। तो ये हो जाती हैं सांस्कृतिक लैंग्वेजेस, सांस्कृतिक भाषाएं, या सांस्कृतिक ना करके इनको आप शास्त्रीय भाषाएं कर लीजिए, जिनमें पुराने समय से शास्त्र लिखे जा रहे हैं। शास्त्रीय भाषाएं क्या होगी बच्चा? शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस। सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, वो बच्चा तमिल को दिया गया था 2004 में। तमिल को दिया गया था 2004 में सांस्कृतिक लैंग्वेज का दर्जा। उसके बाद में संस्कृत को 2005 में दिया गया। संस्कृत को 2005 में यह दर्जा दिया गया, संस्कृत 2005। उसके बाद में 2008 में कन्नड़, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को यह दर्जा दिया गया। कन्नड़ और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु को एक दर्जा दिया गया। उसके बाद में 2013 में मलयालम को दर्जा दिया गया। 2013 में मलयालम को दर्जा दिया गया, और 2014 में उड़िया को यह दर्जा दिया गया। 2014 में यह दर्जा किसको दिया गया बच्चा? 2014 में यह दर्जा शास्त्रीय भाषाएं या जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, यह उड़िया को दिया गया। तो शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी है? कुल बच्चा 6 शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पहले तमिल को क्वेश्चन आता है, सबसे अंतिम छठी उड़िया। कुल कितनी है? 6। 2005 में संस्कृत, फिर 3 साल बाद कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम को, और बच्चा 2014 में यह दर्जा उड़िया को दिया गया है। 2014 में यह दर्जा किसको दिया गया बच्चा? उड़िया को यह दर्जा दिया गया है। समझ में आ रही है बात? उड़िया को यह दर्जा दिया गया है। चलिए बहुत अच्छे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई
दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल सही। यहां तक हमने भाषा के विकास में काफी चीजों को हमने पढ़ लिया। भाषा के विकास में हमने काफी चीजों को यहां तक समझ लिया है कि कब से भाषा का विकास हुआ है और कैसे कैसे। समझ रहे मेरी बात? चलिए, अब आ जाता है बच्चा कि एक वो लिख लीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। जैसे मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद 343 में जिक्र था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कामकाज की भाषा हैं, दोनों राजकाज की भाषा के तौर पर प्रयोग में लाई जाएंगी। और संविधान लागू होने के 15 साल के बाद इंग्लिश को बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ हिंदी में काम लिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश इस कदर अंदर घुस चुकी थी, इस कदर लोगों पर हावी हो चुकी थी कि उन्हें अपनी मातृभाषा का होश नेताओं को नहीं लगा। और 1963 में अर्थात 26 जनवरी 1950 से 15 साल कब होते? अगर 15 साल देखोगे तो 26 जनवरी 1965 को खत्म होते। 26 जनवरी 1965 को यह रूल लागू हुआ ना होता, उससे पहले ही एक राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, राजभाषा, क्वेश्चन आता है बाबू, ये क्वेश्चन आता है, राजभाषा अधिनियम 1963 को लाया गया। किसको लाया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 या ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। और इसके द्वारा यह दिया गया कि अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ 26 जनवरी 1965 के बाद भी राजकाज के लिए अर्थात ऑफिशियल आधिकारिक रूप के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि 26 जनवरी 1965 को वो रूल खत्म हो रहा था ना, तो इन्होंने नया कानून ले आए जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1965। इसमें यह कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ 26 जनवरी 1965 के बाद भी प्रयोग में लाई जा सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत? ये भी बहुत बेहतरीन आपने किया। उसके अलावा जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है कामकाज की, वो इंग्लिश है। सारा कामकाज किस में होता है? इंग्लिश में होता है। हालांकि संविधान में हिंदी को सुरक्षित करने के उपाय तो बहुत दिए गए, लेकिन धीरे धीरे वो उपाय तभी याद आती है जब विश्व हिंदी दिवस आता है या 14 सितंबर आता है। फिर वो कहां चला जाता है वो कुछ नहीं पता रहता। तो अब आप वो लैंग्वेजेस देख लेते हैं, वो मुख्य आर्टिकल देख लेते हैं जो भाषा से संबंधित है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अनुच्छेद 343(1) इनको डाल दीजिए। अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343 के पॉइंट 1 में हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा, देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा, लिपि में संघ की राजभाषा, देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा। ठीक है बच्चा, जो हिंदी होगी वो देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। आगे आ जाता है, इसी के जो पॉइंट 2 है, 343 का जो पॉइंट 2 है, वो कहता है कि संविधान लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पज के रूप पर प्रयोग में लाई जा सकेगी। 15 साल तक अंग्रेजी भी, जैसे पहले से प्रयोग में हो रही थी, अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी, अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी। लेकिन
उसके बाद में अंग्रेजी बंद हो जाएगी। उससे पहले 1963 में कानून आ जाता है जो 1965 के बाद भी इस चीज को और अनंत काल के लिए, असीमित समय के लिए आगे बढ़ा देता है। उसके बाद में आपका आ जाता है अनुच्छेद उसके बाद में आ जाता है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में अनुसूची 8 में शामिल, अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के लिए भाषा आयोग की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, भाषा आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, भाषा आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, भाषा आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। इस चीज पे गौर कीजिएगा। अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के विकास के लिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और इसके कई सारे काम बताए गए, इसके कई सारे काम बताए गए, लगभग 6। चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 345 में राज्य को अधिकार दिया गया कि वो कोई भी अपनी एक लैंग्वेज, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा, वो हिंदी को भी चुन सकते हैं, हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को भी चुन सकते हैं और इंग्लिश को भी चुन सकते हैं, या उस भाषा के साथ साथ वो इंग्लिश को भी या हिंदी को भी, इंग्लिश हिंदी दोनों को भी मान्यता दे सकते हैं। जैसे यूपी की 2 भाषाएं, यूपी की 2 राजभाषाएं, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक कौन सी हो जाती है, हिंदी, और एक 1989 से उर्दू को भी राजभाषा कर दिया गया, 1989 से उर्दू को भी। इसी प्रकार उत्तराखंड में हिंदी है, सेकंड उन्होंने संस्कृत को राजभाषा बनाया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में पहली हिंदी है, फिर उन्होंने संस्कृत को भी राजभाषा बना दिया। इसी तरह और भी कई राज्य हैं जो अपनी स्थानीय, जो उस राज्य की भाषा होती है, जो प्रसिद्ध या जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसे राजभाषा बना देते हैं। उसके अलावा चाहे तो वो एक अन्य भाषा को भी या एक से ज्यादा अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। आगे आ जाते हैं बच्चा, वेरी गुड। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 में, जो अनुच्छेद 346 है, राज्य और संघ के मध्य, राज्य और संघ के मध्य, संघ के मध्य अथवा राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य वार्तालाप की भाषा, या जो आपस में वो कम्युनिकेशन करते हैं, संचार की भाषा, संचार की भाषा। राज्य और संघ के मध्य यदि केंद्र सरकार से कोई राज्य वार्तालाप करना चाहता है तो वो जो संघ की राजभाषा होगी उसी में वार्तालाप करेगा। किसमें करेगा बच्चा? संघ की, बिल्कुल सही। चलिए आगे आते हैं। यदि कोई राज्य आपस में हिंदी में बात करने के लिए राजी हो जाता है, करार कर लेता है, तो वो राज्य आपस में हिंदी में भी बात कर सकेंगे। आगे आ जाता है अनुच्छेद 347, 343 से 351 तक है, 343 से 300, बिल्कुल सही, 343 राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भाषा को मान्यता देना, राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भाषा को मान्यता देना, भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता देना। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो भाषा है बच्चा, ये जो भाषा है ये जो भाषा है इसे राज्य की अच्छी खासी जनसंख्या बोलती है और राज्य डिमांड करता है किसी को भी, भैया आप शेड्यूल 8 में शामिल कर लो या इसे भी आधिकारिक रूप से मान्यता कर लो, तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ऐसा करेंगे? अनुच्छेद
347 के तहत। आगे आ जाता है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, संसद में जो बिल वगैरह पेश होते हैं, पार्लियामेंट में जो बिल्स और एक्ट्स होते हैं, जो अधिनियम आदि होते हैं, उन सब की भाषा अंग्रेजी है। आदि की भाषा अंग्रेजी, इंग्लिश होगी। अनुच्छेद 348 में कई पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही है। हालांकि चाहे तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है, चाहे तो कानून बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किस में काम होगा, या इसी प्रकार कोई अमेंडमेंट आ गया, कोई एक्ट आता है, कोई ऑर्डर, कोई रेगुलेशन, तो इसकी सबकी भाषा क्या होगी बच्चा? इन सबकी भाषा अंग्रेजी होगी। क्या होगी? इंग्लिश होगी। चलिए आगे आ जाता है 349। 349 बहुत अच्छे कि आपने 348 में हाईकोर्ट आदि की जो भाषा तय की गई है, तो 349 में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 348 के पॉइंट 1 में सुप्रीम कोर्ट आदि में कामकाज की भाषा से संबंधित संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति के बिना आज्ञा के कोई भी कानून पार्लियामेंट, संसद में पेश नहीं किया जा सकेगा। अर्थात यदि आपको संविधान के 15 वर्ष के अंदर 26 जनवरी 1965 तक आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लैंग्वेज बदलना चाहते हैं, तो इस तरह का कानून आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश करना होगा। यह किस में बात कही गई? यह बात कही गई 349 में। किस में कही गई बच्चा? 349 में बात कही गई। अब आ जाते हैं, तो ये तो कोई खास नहीं है। अनुच्छेद 350 और 351 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 350 और 351 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अनुच्छेद 350 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो भी उसको शिकायत है या जो भी उसकी ग्रीवेंस है, वो किसी भी भाषा में, चाहे वो संघ की हो, चाहे वो राज्य की हो, जो भी उस प्रयोग में लाई जाती है, वो किसी भी भाषा में अपनी परेशानी को दे सकता। आप ऐसे कह सकते हो कि शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। मान लो आपको कोई शिकायत है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप किसी भी भाषा में वो शिकायत कर सकते हो। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, या कोई भी, जो भी भाषा संघ या राज्यों में भारत में प्रयोग में लाई जाती है, उनमें से किसी भाषा में भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं किसी भी अथॉरिटी के सामने, किसी भी ऑफिसर के सामने। अनुच्छेद 350 के दो भाग हैं। एक अनुच्छेद 350 के दो भाग है। एक तो होगा बच्चा मदर प्राइमरी स्टेज पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। ये जो अनुच्छेद 350 है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर प्रयोग में, नीति निदेशक तत्व के तौर पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। किसी भी बालक की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो मदर टंग में होनी चाहिए, जो भी वो अपनी मातृभाषा बोलता है। जबकि अनुच्छेद 350 भी कहता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की नियुक्ति, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति या स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति यह केंद्र का कर्तव्य है। और लास्ट आ जाता है अनुच्छेद 351। यह भी राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। यह भी राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर अनुच्छेद 351 कि राज्य जो होगा वो हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा बच्चा? संघ का कर्तव्य होगा हिंदी का प्रचार प्रसार, संघ का कर्तव्य। इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन। हिंदी का
प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार यह संघ का कर्तव्य होगा और यह भी डीपीएसपी के तौर पर या राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर यह प्रयोग में लाया जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर अनुच्छेद 351 भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से संविधान में हिंदी को वजन दिया गया, संविधान में हिंदी को और बाकी भाषाओं को मान्यता दी गई। अब जो पढ़ा है उसका फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं, फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किस भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन, और आपको यह भी बताना है कि जो भाषा है इसका एक करंट अफेयर भी आपको बताना है, इस भाषा से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर, इस भाषा से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर भी आपको बताना है। 21वें संविधान नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन्हें किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में जोड़ा गया? अनुसूची 8 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यह किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 का हिस्सा बनी? भाग 17, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है और इसके कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं? नीति निदेशक तत्व। संविधान सभा द्वारा हिंदी को कब मान्यता दी गई? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आधिकारिक भाषा अधिनियम यह किस वर्ष आया? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट यह किस वर्ष आया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यह किस वर्ष आया? यह किस वर्ष आया? बताइए फटाफट, यह किस वर्ष आया है? शाबाश, आज तो आप लोग पता नहीं कहां पे हो, क्या हो गया आज आप लोगों को? अच्छा, मतलब जब कंटेंट पढ़ाता हूं तो आप लोग नहीं आते हो, फिर कहते हो भैया कंटेंट पढ़ाओ। टेस्ट तो तभी आपको आएगा जब पूरा बता दिया, पेपर का पैटर्न पूरा बदल गया है। यदि आप क्लासेस को इग्नोर करोगे इन सब चीजों को तो आपको भुगतान करना पड़ेगा पेपर में। सभी लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, भुगतान करना पड़ेगा बच्चा, देख लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी में अभी 2019 का सरस्वती सम्मान जो है वो सिंधी के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को दिया गया है। उनकी किताब सिंधी के लिए सरस्वती सम्मान। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आधिकारिक भाषा से संबंधित है। भाग 17 अनुच्छेद 350A और 351 ये दोनों राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर काम में आते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी थी, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं बच्चा? हिंदी दिवस मनाते हैं। आधिकारिक भाषा अधिनियम कब आया? और अब आपको वो 22 भाषाएं लिखनी है जिन्हें हमारा संविधान मान्यता देता है। हमारे संविधान की अनुसूची 8 मान्यता देती है। चलिए, 22 तो वो लैंग्वेज लिख लीजिए। अनुसूची 8 की बिना देखे 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। सेकंड, आपको जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और कब कब उन लैंग्वेजेस को दर्जा दिया गया, इसके बारे में बताइए। कौन कौन सी सांस्कृतिक लैंग्वेजेस हैं, कुल कितनी सांस्कृतिक लैंग्वेजेस हैं और कब कब कौन सी को दर्जा दिया गया। लास्ट में अभी कौन सी सांस्कृतिक भाषा को दर्जा दिया गया है, कौन सी सांस्कृतिक भाषा को दर्जा दिया गया है। हाईकोर्ट आदि में आधिकारिक भाषा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से हाईकोर्ट की भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, यह चीज कौन से अनुच्छेद में कही गई है?
मातृभाषा में दी जाए। राज्य का कर्तव्य, संघ का कर्तव्य होगा हिंदी का प्रचार प्रसार। यह कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी को राजभाषा के रूप में कौन से अनुच्छेद द्वारा मान्यता दी गई है? हिंदी को राजभाषा के रूप में कौन से अनुच्छेद द्वारा मान्यता दी गई है? बताइए बच्चा। बहुत अच्छे। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने क्वेश्चन है बच्चा, इन्हें आप कमेंट्स में करके बताएंगे, सारे के सारे ऑफलाइन कमेंट्स में। ये आपका टेस्ट ऑफलाइन कमेंट्स में जरूर डाल के जाना। इनके नाम, ये अनुच्छेद, ये जो आपसे बात कही गई है, शास्त्रीय भाषाओं की सूची। सभी लोग डेली 8 बजे आइए। लेखपाल, वीडियो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आपको देनी है, चाहे किसी राज्य का, कहीं का हो, एमपी का हो, कहीं का हो, एसआई का कांस्टेबल, एमपीएसआई कांस्टेबल, कहीं का राजस्थान या कहीं का, ये क्लास आपको निराश नहीं करेगी। बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं हम लोग। बीच में 2 दिन टेस्ट हुआ है, बाकी कंटेंट के बाद में हम लोग टेस्ट लेते हैं। कल हम लोग अपना विराम चिन्ह आदि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में व्याकरण पे आ जाएंगे। प्रॉपर रूप से जुड़े रहिएगा, आपको आनंद आ जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, जब आप आओगे, डेली नोट्स बनाओगे और मेरे सवालों के जवाब दोगे तो मुझे भी लगेगा कि आप पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि इतनी बार हिंदी पढ़ा दी है। हर बार आप जानते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है कि यार इतनी बार पढ़ा दिया, क्या पढ़ाऊं। अभी 9 बजे आपका बच्चा यूपीजी के, 10 बजे मोहित सर की मैथ की क्लास है, 11 बजे योजनाओं की क्लास है। पेपर उठा लो, हर पेपर में आ रही है खूब डीपली, दूर दूर की योजनाएं। चाहे अभी जूनियर असिस्टेंट का हुआ हो, उससे पहले मंडी परिषद हुआ हो, या उससे पहले कोई और पेपर हो, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। रात को 11 बजे आपको प्रेजेंट रहना है और सुबह 6:30 बजे वाली क्लास में जोर शोर से आया कीजिए। जल्दी उठ जाइए बच्चा, ये थोड़ी सी मेहनत है। 2020 को ऐसा समझ ले तुम्हारे लिए आग है और तुम खोटा सोना हो। सोना तुम आज भी हो, ऐसा मत सोचना कि तुम कबाड़ हो, बिल्कुल नहीं। आज भी तुम सोना हो, लेकिन अब तुम्हें खरा सोना बनना होगा। और तुम जानते हो कि सोने से खरा सोना तभी बना जाता है कि जबकि तुम मेहनत की भट्टी में तपोगे। और तुम्हारे लिए ये 2020 सुबह 6 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, रात को 1 बजे सोना, ये तुम्हारे लिए मेहनत की भट्टी है। ये तुम्हारे लिए कोयला है। तुम्हारी आंखों में दर्द, तुम्हारे सिर का दर्द, ये तुम्हारे लिए वो आग के गोले हैं। इन शोलों में तप मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, इनमें तपो। तुम्हें खरा सोना बनना है, तुम्हें प्योर गोल्ड बनना है, तुम्हें 24 कैरेट सोना बनना है। जितने सोना बनना चाहते हो, सोना छोड़ देना। 11 बजे इंतजार करूंगा, अभी 9-10 बजे लगातार क्लास है। पढ़ते पढ़ते खाना खा लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।